इस वीडियो में हम नाना पेपर से 2023 विषय विज्ञान पेपर नंबर 3 विभाग की का अध्ययन करेंगे। इस विभाग के अंदर 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक होते हैं। तो पूरा सेक्शन 20 नंबर का है। तो यहाँ पर हमको प्रश्न नंबर 17 से पूछता है। प्रश्न नंबर 17 5 बिलियन है। तो 5 बिलियन हमको दिए गए हैं ए, बी, सी, डी और ई। तो 5 बिलियन है और सार्वत्रिक सूचक के द्वारा उनको हम क्या करते हैं, जांच करते हैं। तो उसकी पीएच का मान दिया है 4, 1, 11, 7 और 9। और इस पर से उसने 4 प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न है कि तटस्थ होगा यानी कौन सा इसमें से विलियन उदासीन होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करने का, पीएच स्केल बनाने का। अब ये पीएच स्केल है, इसमें 0, ये 7 और ये हमारा 14। यहाँ पर आ जाएगा H3O प्लस, यहाँ पर OH माइनस। अब हम क्या करेंगे, आपका अंक देंगे 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। यहाँ पर 8, 9, 10, 11, 12 और यहाँ पर 13। अब क्या है, यहाँ पर देखिए ए की पीएच कितनी है 4। यहाँ पर हम 4 के ऊपर लिख देंगे ए और बी की पीएच कितनी है ए, तो 1 के ऊपर लिख देंगे बी। और सी की पीएच कितनी है 11, तो 11 के ऊपर लिख देंगे सी। और डी की पीएच कितनी है 7, तो 7 के ऊपर लिख देंगे डी। और ई की पीएच कितनी है 9, तो इसके ऊपर ई, 9 के ऊपर क्या लिख देंगे ई। अब इस पर से हम सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। पहला प्रश्न है कि उदासीन होगा यानी कौन सा विलियन इसमें से उदासीन होगा, तो हमारा आएगा डी। यहाँ पर उत्तर आएगा हमारा डी। अगला हमारा है कि दूसरा प्रश्न है कि प्रबल क्षारीय होगा। तो प्रबल क्षारीय कौन सा होगा, तो प्रबल क्षारीय वो होगा जिसके अंदर OH ज्यादा हो। तो OH देखो किसके अंदर ज्यादा है, सी के अंदर। तो प्रबल क्षारीय कौन सा होगा, तो सी। तो ये हमारा प्रबल क्षारीय होगा। तो प्रबल क्षारीय कौन सा होगा, सी। फिर हमारा उसके बाद आता है कि तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न पूछा है कि प्रबल अम्लीय होगा। तो प्रबल अम्लीय वो होगा जिसके अंदर H3O प्लस ज्यादा होगा। तो H3O प्लस किसके अंदर ज्यादा है, 1 के अंदर। तो इसलिए हमारा विलियन होगा बी, ये प्रबल अम्लीय होगा, प्रबल अम्लीय। और चौथा प्रश्न पूछा है, कि निर्बल क्षारीय कौन सा होगा। तो निर्बल क्षारीय वो होगा जिसके वो अंदर OH कम हो। तो OH कम किसके अंदर है, तो यहाँ पर देखिए कि OH कम है 9 के अंदर। तो यहाँ पर हमारा आएगा ई, हमारा होगा दुर्बल क्षारीय। तो ये हमारा आएगा दुर्बल क्षारीय। तो याद रखिएगा कि कभी भी अगर क्षारीय बोले तो हमको 7 के ज्यादा वाली पीएच वाला देखने का, और अम्लीय बोले तो 7 से कम वाली पीएच वाला देखने का, और अगर उदासीन बोले तो 7 वाला देखने का। अगर हमारा दूसरा प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है कि रासायनिक गुणधर्म के आधार पर, यहाँ पर देखो रासायनिक गुणधर्म के आधार पर, रासायनिक गुणधर्म के आधार पर हमको धातु और अधातु के बीच में अंतर लिखना है। तो हमको रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातु और अधातु के बीच में क्या लिखना है, अंतर। तो यहाँ पर क्या होगा कि देखो यहाँ पर धातु जो होती है, धातु क्या करती है कि धातु इलेक्ट्रॉन दान करके क्या बनाती है, धन आयन। धातु इलेक्ट्रॉन दान करके बनाती है धन आयन, और अधातु इलेक्ट्रॉन लेकर बनाती है ऋण आयन। तो पहला आपको लिखने का कि धातु इलेक्ट्रॉन दान करके बनाती है धन आयन, और अधातु इलेक्ट्रॉन बड़ा क्या करती है, लेकर ऋण आयन बनाती है। अगला आएगा हमारा कि धातु जो है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। जबकि अधातु जो है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करती है। तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करती है। तो यहाँ पर आपको पूछा था कि धातु और अधातु के बीच में
रासायनिक गुणधर्म के आधार पर आपको क्या लिखने थे? अंतर। तो पहला लिखने का कि धातु इलेक्ट्रॉन दान करके बनाती है धन आयन, अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बनाती है ऋण आयन, धातु अम्ल के साथ प्रक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, जबकि अधातु जो है वो अम्ल के साथ प्रक्रिया नहीं करती है, इसलिए हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करती है। फिर हमारा प्रश्न नंबर 19 है। प्रश्न नंबर 19 है कि पूछे अनुसार दो नाम दीजिए। पूछे अनुसार आपको दो नाम देने हैं। पहला बोल रहा है क्षारीय धातु, तो क्षारीय धातु में आएगा हमारा लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। यहाँ पर आएगा लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, कोई भी दो नाम देने थे। दूसरा प्रश्न है कि हैलोजन तत्व, तो हैलोजन तत्व कौन सा है? तो हैलोजन तत्व, तो हैलोजन तत्व में हमारा आएगा यहाँ पर क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये हमारा हो जाएगा हैलोजन तत्व। तो पूछा था कि पूछे अनुसार दो नाम दीजिए, तो आपको लिखना था क्षारीय धातु कौन सी? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। हैलोजन तत्व कौन सा? तो आएगा हमारा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और क्लोरीन। अब हमारा इसके अथवा का प्रश्न था कि आपको इलेक्ट्रॉन रचना दी है और इलेक्ट्रॉन रचना के आधार पर आपको कह रहा था कि प्रश्न नंबर 19 का अथवा है इलेक्ट्रॉन रचना के आधार पर आपको आवर्त कोष्ठक में उसका स्थान बताना है। यहाँ पर तो पहला था हमारा 2, 8, 4 और दूसरा है हमारा 2, 8, 8 और 1। तो यहाँ पर हमको आवर्त कोष्ठक में समूह और आवर्त में उसका स्थान बताना है। तो समूह के लिए हमको क्या देखने का? बाह्यतम कक्षा में रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या, बाह्यतम कक्षा में रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यहाँ पर तो इसकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो अगर बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो तो पहला समूह, 2 हो तो दूसरा समूह, लेकिन 3 के बाद हो तो 13 और 4 हो तो 14 और 5 हो तो 15, 6 हो तो 16, 7 हो तो 17 और 8 हो तो 18। तो यहाँ पर 4 है बाह्यतम कक्षा में, इसलिए यहाँ पर समूह आएगा 14। अब देखो आवर्त के लिए हमको क्या देखने का? कितनी कक्षा का उपयोग हुआ है? तो यहाँ पर देखो KLM 3 कक्षा का उपयोग हुआ, इसलिए तीसरे आवर्त में, तो हम बोलेंगे तीसरे आवर्त में है। अब यहाँ पर देखो इसमें दूसरे वाले में देखो, दूसरे वाले में बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये पहले समूह में आया है। मैंने कहा अगर 1 इलेक्ट्रॉन हो तो पहला समूह, 2 हो तो दूसरा समूह, पर 3 के बाद 13 कर देना है और 8 तक 18 कर देना है। अब यहाँ पर देखो आवर्त के लिए हमको देखना है कितनी कक्षा का उपयोग हुआ है? K, L, M और N 4 कक्षा का उपयोग हुआ, इसलिए चौथे आवर्त में आता है। तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन रचना के आधार पर समूह और आवर्त में उसका स्थान बता सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 20। तो प्रश्न नंबर 20 देखो, तो प्रश्न नंबर 20 में क्या है कि हमारे शरीर में चर्बी का पाचन किस तरह होता है और यह किस अंग में होता है? तो हमारे अंग में देखो हमारे शरीर में चर्बी का पाचन, चर्बी यानी वसा, वसा का पाचन बताना है। तो आपको लिखने का कि जब भोजन क्षुद्रांत में जाता है यानी छोटी आंत में, तो उसके अंदर सबसे पहला रस मिलता है पित्तरस। ये पित्तरस क्या करता है कि चर्बी के बड़े गोलक को छोटे छोटे गोलक में बदल देता है और इसको बोलते हैं इमल्सीकरण। क्या बोलते हैं? इमल्सीकरण। दूसरा आता है हमारा अग्न्यासिक रस, अग्न्यासिक रस। तो अग्न्यासिक रस जो है इसके अंदर क्या होता है? लाइकेज उत्सेचक। तो लाइकेज उत्सेचक होता है, क्या करता है? वसा का पाचन करता है। तो लाइकेज उत्सेचक किसका पाचन करता है? वसा का। और फिर तीसरा था हमारा आंत्रस। तो आंत्रस जो है उसके अंदर विविध प्रकार के उत्सेचक होते हैं और ये विविध प्रकार के उत्सेचक वसा का पाचन, वसा का पाचन ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में करते हैं, यानी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में उसका पाचन करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में वसा यानी चर्बी का पाचन कहाँ पर होता है? तो क्षुद्रांत में होता है। तो आपको उत्तर में लिखने का क्षुद्रांत यानी छोटी आंत। तो हमारे शरीर में जब भोजन क्षुद्रांत में प्रवेश करता है तो क्या होता है कि उसके अंदर पहला रस मिलता है पित्तरस,
यकृत में से आने वाला पित्तरस मिलता है, जो क्या करता है, चर्बी के बड़े गोलक को छोटे छोटे गोलक में बदल देता है और इसको बोलते हैं इमल्सीकरण। दूसरा आता है अग्न्याशिक रस। अग्न्याशिक रस में लाइपेज नामक उत्सेचक होता है जो वसा का पाचन करता है। और तीसरा आता है आंत रस। आंत रस में विविध प्रकार के उत्सेचक होते हैं जो वसा का पाचन विस्ट्रॉल अथवा फैटी एसिड में, विस्ट्रॉल और फैटी एसिड में करते हैं। अगला हमारा इसके अथवा का प्रश्न है। अथवा का प्रश्न है कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन के बीच में अंतर लिखिए। तो वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच में अंतर लिखना है। आपको लिखने का कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अवायवीय श्वसन कहते हैं। वायवीय श्वसन के अंत में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। अवायवीय श्वसन के अंत में एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक अम्ल बनता है। तो लैक्टिक अम्ल बनता है। वायवीय श्वसन में क्या होता है, 38 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होती है। अवायवीय श्वसन में 2 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होती है। वायवीय श्वसन की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और जबकि अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया केवल कोशिका द्रव्य में होती है। तो केवल किसके अंदर होती है, कोशिका द्रव्य के अंदर। तो वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन के बीच में अंतर। तो आपको लिखने का कि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अवायवीय श्वसन कहते हैं। वायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। अवायवीय श्वसन में एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक अम्ल बनता है। वायवीय श्वसन की प्रक्रिया में 38 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होती है। अवायवीय में 2 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होती है। वायवीय श्वसन की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया केवल कोशिका द्रव्य में होती है। अगला हमारा प्रश्न है कि कायिक प्रबंधन अर्थात क्या। तो कायिक प्रबंधन अर्थात क्या, तो यहाँ पर हमको लिखना है प्रश्न नंबर 21, कायिक प्रबंधन अर्थात क्या, यानी वानस्पतिक प्रजनन अर्थात क्या, उसके 2 लाभ बताइए। तो मैंने बताया था उच्च कक्षा की वनस्पति में मूल, फल, प्रकांड जैसे वानस्पतिक अंग में से नया पौधा विकसित करने की पद्धति को कहते हैं कायिक प्रबंधन, अथवा वानस्पतिक प्रजनन कहते हैं, अथवा वानस्पतिक जनन कहते हैं। उच्च कक्षा की वनस्पति में मूल, फल, प्रकांड जैसे वानस्पतिक अंग में से नया पौधा विकसित करने की पद्धति को कायिक प्रबंधन अथवा वानस्पतिक प्रजनन कहते हैं, अथवा वानस्पतिक जनन कहते हैं। अब उदाहरण में लिखने का, आलू के प्रकांड में से कलिका का उद्भव। नंबर 2 आता है शकरकंद, शकरकंद के मूल में से कलिका का उद्भव। बायोफिलम की कण किनारी में से कलिका का उद्भव। तो ये उसके उदाहरण जाएंगे। अब इसका हमको क्या लाभ है, तो पहला लाभ ये है कि कायिक प्रबंधन द्वारा यानी वानस्पतिक प्रजनन द्वारा हम समय से पहले फल प्राप्त कर सकते हैं अथवा पुष्प उत्पन्न कर सकते हैं। नंबर दो क्या है कि ऐसे पौधे जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके होते हैं, ऐसे पौधों में हम कायिक प्रबंधन के द्वारा नया पौधा विकसित कर सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 22वां है कि नीचे के साधनों में किस दर्पण का उपयोग होता है और आपको बताना है। तो देखो हेडलाइट में, कार की हेडलाइट में आएगा हमारा अवतल दर्पण का उपयोग होता है। दूसरा आता है कि वाहन के साइड ग्लास में, तो वाहन के साइड ग्लास में किसका उपयोग होता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो हम लिख पाएंगे कि कार की हेडलाइट में किसका उपयोग होता है, अवतल दर्पण का, और वाहन के साइड ग्लास में किसका उपयोग होता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। अब हमारा प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23,
विभवांतर की परिभाषा दीजिए, उसका सूत्र बताइए और उसको मापने वाले साधन का नाम लिखिए। तो विद्युत विभवांतर में क्या होता है, सूत्र है उसका V बराबर W/Q। तो यहाँ पर लिखेगा एकांक विद्युत आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किए जाने वाले कार्य को इन दोनों बिंदुओं के बीच का विद्युत विभवांतर कहते हैं। तो आपको लिखने का कि एकांक विद्युत आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किए जाने वाले कार्य को इन दोनों बिंदुओं के बीच का विद्युत विभवांतर कहते हैं। विद्युत विभवांतर का सूत्र है V बराबर W/Q और इसका SI मात्रक, तो इसका SI मात्रक है जूल/कूलॉम अथवा यहाँ पर आएगा हमारा वोल्ट। तो ये हमारा आ जाएगा, इसका मात्रक है जूल/कूलॉम अथवा वोल्ट। अब इसके अथवा में एक सवाल पूछा है, तो इसका सवाल ऐसा है कि एक विद्युत परिपथ बनाइए जिसके अंदर 2 वोल्ट के 3 कोष है। तो इसका मतलब V बराबर 2 वोल्ट के कितने कोष है, 3। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा टोटल 6 वोल्ट हो जाएगा। और कह रहा है कि एक प्रतिरोध हमारा है कितने का, 5 ओम का, और दूसरा प्रतिरोध हमारा है 8 ओम का, और तीसरा प्रतिरोध हमारा दिया है 12 ओम। अब क्या कह रहा है कि इनको कुंजी के साथ श्रेणी में जोड़ा है, तो श्रेणी में जोड़ा गया है। अब कह रहा है कि समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तो समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा है, इसलिए सूत्र होगा R1 + R2 + R3। अब यहाँ पर R1 को निकालना है, R1 कितना है 5, R2 कितना है 8, R3 कितना है 12, सबका टोटल होगा तो 25 ओम, ये हमारा R आएगा। अब हमारा 24वां प्रश्न है, रोजिंदा यानी दैनिक जीवन में AC धारा का लाभ बताइए। तो दैनिक जीवन में AC धारा का लाभ यह है कि AC धारा का जो उत्पादन है वो उत्पादन सस्ता है। तो AC धारा का उत्पादन सस्ता है और सरल है, तो सस्ता और सरल है। दूसरा हमारा ये लाभ है कि AC धारा को तार के द्वारा दूर तक ले जाया जाए तो इसके अंदर बिजली का व्यय कम होता है। तो इसके अंदर बिजली का व्यय कम होता है, तो बिजली का व्यय कैसा होता है, कम। प्रश्न था कि AC धारा से क्या लाभ है, तो AC धारा का उत्पादन सस्ता और सरल होता है। AC धारा को तार के द्वारा दूर तक ले जाया जाए तो उसमें बिजली का व्यय कम होता है। 25वां हमारा प्रश्न है, 25वां प्रश्न है कि हमारे द्वारा उत्पन्न जैव अनिम्नीकरणीय कचरे से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। तो हमारे द्वारा उत्पन्न अजैव निम्नीकरणीय कचरे से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर आपको लिखने का कि अजैव निम्नीकरणीय कचरा ये आपके दिमाग में आना चाहिए, प्लास्टिक, पॉलीथीन, कांच। तो इससे पहला तो जमीन का प्रदूषण फैलता है, तो जमीन का प्रदूषण फैलता है। दूसरी बात, अगर ऐसे कचरे को जलाया जाए तो वायु प्रदूषण यानी हवा का प्रदूषण उत्पन्न होता है। दूसरी बात, खेती लायक जमीन हमारी बिन उपजाऊ बन जाती है। और ये अजैव निम्नीकरणीय जो कचरा है वो क्या करता है कि आहार श्रृंखला के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करता है, जिसके कारण जैव आवर्धन की घटना उत्पन्न होती है। तो अजैव निम्नीकरणीय कचरे से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है, पहला जमीन का प्रदूषण उत्पन्न होता है, उसको जलाने से वायु प्रदूषण फैलता है। आहार श्रृंखला के द्वारा अजैव निम्नीकरणीय कचरा जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं और जैव आवर्धन की घटना उत्पन्न होती है। इस पेपर का अंतिम प्रश्न है, इसमें 2 प्रश्न पूछे जाते हैं अथवा में 26वें में। पहला प्रश्न है कि बांध बनाने की योजना का विरोध किस समस्या के कारण किया जाता है। तो बांध बनाने की जो योजना है उसका विरोध किस समस्या के कारण किया जाता है, या उससे जो समस्या है कौन कौन सी। अगर आप विरोध करने की, तो पहला ये समस्या है कि लोगों का घर जो है यानी आवास वो पानी में डूब जाता है, तो लोगों का आवास जो है वो बांध के पानी में डूब जाता है।
पहला विरोध करने का कारण ये है। दूसरा ये कारण है कि लोगों की खेती लायक जमीन जो है वो भी जमीन में डूब जाती है। और तीसरा कारण ये है कि जो जमीन जो बांध के पानी में डूबी हुई वनस्पति है अथवा प्राणी है उनके सड़ने से मैथेन गैस उत्पन्न होती है और ये गैस के कारण ग्रीन हाउस असल उत्पन्न होती है। तो इस कारण से बांध बनाने का विरोध किया जाता है। पहला कारण लोगों का आवास पानी में डूब जाता है। दूसरा कारण खेती लायक जमीन पानी में डूब जाती है। तीसरा डूबे हुए वनस्पति और प्राणी में से क्या होता है कि मैथेन गैस उत्पन्न होती है जिसके कारण ग्रीन हाउस असल उत्पन्न होती है। और इस पेपर का अंतिम प्रश्न है, इसके अथवा का प्रश्न है कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाएंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड को नियंत्रित करना है तो सबसे पहला कदम उठाएंगे कि वृक्ष लगाना चाहिए। दूसरा हमको क्या करना चाहिए, कोयला और पेट्रोलियम का उपयोग कम करना चाहिए। तीसरा हमको क्या करना चाहिए कि तीसरा हमको सीएनजी का उपयोग अधिक करना चाहिए, सीएनजी का उपयोग अधिक करना चाहिए। चौथा हमको क्या करना चाहिए, कचरे को जलाना नहीं चाहिए। तो कचरे को हमको जलाना नहीं चाहिए, उसमें से जैविक खाद अथवा तो खाद बनानी चाहिए। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण घटाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो पहला पेड़ लगाना चाहिए। नंबर दो हमको पेट्रोलियम और कोयले का उपयोग कम करना चाहिए, सीएनजी का उपयोग अधिक करना चाहिए और कचरे को जलाना नहीं चाहिए। तो ये सब करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रमाण को हम कम कर पाएंगे। तो ये गाला का पेपर नंबर 3 का सेक्शन बी था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू।